बच्चों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंदिरा गांधी जी के एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। इंदिरा गांधी जी कहती है, अवर फेडरल सिस्टम इज रूटेड इन द रियलिटीज ऑफ इंडियाज प्लूरल सोसाइटी एंड हैज वर्क बिकॉज इट हैज रिस्पेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड द रिच डाइवर्सिटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ अवर सोसाइटी। तो इंदिरा गांधी जी बेसिकली क्या बोलना चाहती है? इंदिरा गांधी जी बोलना चाहती है कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है हमारा इंडिया। यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रीजन के बेस पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे हमारा जो फेडरल सिस्टम है इस तरह डेवलप हुआ है कि ये जो डाइवर्सिटी है इसको एड्रेस कर पाए। तो ये जो हमारा फेडरल सिस्टम है, आपको पता है फेडरल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे सेंटर और जो स्टेट होता है इनकी जो पावर होती है ये डिवाइड होती है कॉन्स्टिट्यूशनली। शेड्यूल 7 के अंदर इनकी जो लिस्ट है, इनकी जो पावर है ये डिवाइड कर रखी है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो फेडरल सिस्टम है, वो स्टेट को लोकल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराता है, प्लस सेंटर यहाँ पे यूनिटी प्रोवाइड कराता है। तो यही कुछ मतलब है हमारी इंदिरा गांधी जी के कोट का, जिसने मतलब कि हम क्या करते हैं कि लोकल लेवल पे उनको रिस्पेक्ट और रिफ्लेक्ट करते हैं वो जो डाइवर्सिटी है थ्रू द वोटिंग प्रोसीजर। यही कुछ मतलब है इस कोट का। ज्यादा समझ आएगा जब हम अपने एडिटोरियल डिस्कशन में एंटर करेंगे। देखो, हम फेडरल सिस्टम से रिलेटेड जो है पहले भी बहुत सारे एडिटोरियल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का जो एडिटोरियल है ये थोड़ा सा स्पेशल है। डिलिमिटेशन के ऊपर एक नया एंगल यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है। ठीक है, तो और आपके सीएपीएफ के एग्जाम के अंदर ये जो एडिटोरियल है, यहाँ से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़े से पॉइंट्स जो की पॉइंट्स है उनको थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करना। ठीक है, तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि जो हमारे नए बच्चे हैं उनको भी समझ आए। ठीक है, देखो डीलिमिटेशन पहले तो हमें समझना पड़ेगा भाई डीलिमिटेशन होता क्या है। देखो डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बार आप इस वर्ड को सुन लेंगे, डीलिमिटेशन। ठीक है, डीलिमिटेशन को कहते हैं रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज, कि हम जो बाउंड्रीज हैं उसको दोबारा खींचते हैं। लेकिन ये बाउंड्री खींचते क्यों हैं? देखो, हमने देखा था हमारी इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला था कि हमारा फेडरल सिस्टम इस तरह से डेवलप हुआ है कि हर एक की नीड को, इस डाइवर्सिटी की नीड को वो कैटर कर सके, एड्रेस कर सके। देखो, हमारा इंडिया बहुत ही डाइवर्स है। आप स्टेट बाय स्टेट देख लो कि राजस्थान देख लो, ठीक है, राजस्थान के बाद आप यूपी देख लो, यूपी के बाद आप तमिलनाडु देख लो, हर एक स्टेट देख लो, कोई से भी स्टेट को कंपेयर करके देख लो, मध्य प्रदेश को राजस्थान से कंपेयर करके देख लो, तो इसका जो रूट है आपको कहीं ना कहीं इसकी डाइवर्सिटी में मिल जाएगा कि एक स्टेट के अंदर एक जैसी लैंग्वेज बोली जा रही है, कि लैंग्वेज बेस पे भी ये डिवाइड हो रखा है। ठीक है, एक जैसा यहाँ पे कल्चर देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो कल्चर है, ये जो डाइवर्सिटी है, इसको एड्रेस करने के लिए तो हमने लोकल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा रखी है स्टेट को। ठीक है, अब ये जो लोकल ऑटोनॉमी है, स्टेट है, वो अपनी पावर को फॉलो कैसे करेगा? वोटिंग के थ्रू। ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे लोग, रिप्रेजेंटेटिव जाएगा वहां के स्टेट लेजिस्लेचर में और वो रूल्स बनाएगा, वहां से वो फिर जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, फिर वो वहां पे अपने स्टेट को सर्व करेगा। यही तो एक प्रोसीजर है। अगर आप पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो एक बार पॉलिटी जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि यही कुछ प्रोसीजर है कि लोकल लेवल से स्टेट में जाता है, स्टेट से फिर राज्यसभा में जाता है। तो ये कुछ प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम लोकल रिप्रेजेंटेशन को यूनियन तक लेके जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि देखो, अब जैसे हमारा स्टेट हो गया, एक स्टेट की बात कर लो, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए आता है। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये पीपल का ग्रुप है, कि एक तरह मतलब पीपल का ग्रुप मतलब कि सेवरल नंबर्स ऑफ पीपल के बेस पे यहाँ पे इसको डिवाइड कर रखा है, पॉपुलेशन के बेस पे इसको डिवाइड कर रखा है कि लेट से 10 लाख पॉपुलेशन उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, तो मोर और लेस सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जैसे नंबर रहेंगे पीपल के, कि 10 लाख यहाँ पे, 10 लाख यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये एक इक्वालिटी होगी यहाँ पे, कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है एक जैसी पॉपुलेशन नंबर वाइज उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट से ये चीज हो गई, हमने ये चीज समझ ली। अब इसकी जरूरत क्यों आती है कि एक स्टेट जो होता है उसके अंदर सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, और सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जितनी स्टेट की पॉपुलेशन होती है उतने ही एमएलए होते हैं, और इसी के बेस पे यहाँ से राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन जाता है। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा और समझते हैं, मतलब जितना ज्यादा स्टेट उतना ज्यादा उसका रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकली। ये मैं समझाना चाहता था आपको कि जितना ज्यादा बड़ा स्टेट होगा, जितनी ज्यादा वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, मतलब उतना ज्यादा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा पॉलिटिकली। ये समझ आ गया? ठीक है, अब इसके बाद देखो कि हमारा भारत आजाद हुआ। ठीक है, हमारे भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया हमें। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में क्या लिखा है पहले तो समझो। ये आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन से रिलेटेड है।
ठीक है। आर्टिकल 82 में लिखा है कि हर एक जो हमारा सेंसस होगा, जनगणना जो होती है, हर एक सेंसस के बाद हमारा पार्लियामेंट क्या करेगा, हमारा पार्लियामेंट डीलिमिटेशन एक्ट लेके आएगा। डीलिमिटेशन एक्ट से डीलिमिटेशन कमीशन आएगा, और ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है यही देखेगा कि भाई किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, और उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वहां पे वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो मोर और लेस सब स्टेट में, सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा। समझ आया इतना? तो देखो हमारे भारत में 1951 में सबसे पहली जनगणना हुई। 1950 या 51 के उसमें इलेक्शन हुए थे, जनगणना हुई यहाँ पे, सबसे पहली जनगणना आजाद भारत की। ठीक है, इसके बाद आया डीलिमिटेशन कमीशन 1952। ठीक है, जैसा कि आर्टिकल 82 ने बोला था भाई हमने करा। 1952 में हम डीलिमिटेशन कमीशन लेके आए। डीलिमिटेशन कमीशन ने सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड कर दी कि इस स्टेट में इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस स्टेट में इतनी, ये सारी चीजें हो गई। बहुत अच्छी बात है, हो गई। उसके बाद सेकंड जनगणना हुई, थर्ड जनगणना हुई। ठीक है, थर्ड जनगणना हुई हमारी 1971 में। 1971 की जो जनगणना हुई उसमें देखा कि भाई जो कुछ स्टेट्स हैं वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कुछ स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन घट रही है। तो जिनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उसकी संख्या बढ़ रही थी, डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि हमने अभी समझा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मोर और लेस सेम पॉपुलेशन रहती है। तो जिस स्टेट के अंदर कम पॉपुलेशन होगी तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर कम होंगे, जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर ज्यादा होंगे। तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है उस स्टेट का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम होगा। ठीक है, इतना समझा? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमने देखा था हमारा जो फेडरलिज्म है वो हमारे बेस पे डेवलप्ड है। बेस मतलब हमारी डाइवर्सिटी पे डेवलप्ड है। अब सोच के देखो कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, तमिल मान लो, तमिलनाडु जो है उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। मतलब क्या है कि उनकी जो डिमांड है वो सेंटर लेवल तक आ नहीं पा रही है। जो मेजोरिटी है वो अपना लेके आती है और अपना बिल पास करवा देती है। तो यहाँ पे उनके अंदर गुस्सा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आक्रोश बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा कि भाई यहाँ जो हम डेमोक्रेसी को जो बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि ये चीज है वो चीज आ नहीं पा रही क्योंकि हमारे नंबर कम है। ठीक है, तो इस चीज को हमारी जो गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी जी की वो भाप गई थी इस चीज को कि भाई प्रॉब्लम आ रही है। तो 1971 में जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन आया उसने सीज लगा दिया कि भाई ये जो टेरिटोरियल ये जो डिवाइड होता है पॉपुलेशन वाइज, ये जो डिवाइड होता है, हमने अभी देखा ये रिकैलिब्रेशन ऑफ लोकसभा जो होता है इसको फ्रीज कर दिया कि 2000 तक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो नंबर हैं ये 1971 की पॉपुलेशन के बेस पे रहेंगे। 2000 तक, ठीक है, 2000 तक, 2000 जो है ईयर, यहां तक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये 1971 की पॉपुलेशन जो थी, सेंसस जो था उसके बेस पे ही डिवाइड होगी। ठीक है, चाहे कितनी भी पॉपुलेशन घटे या बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1971 की जो पॉपुलेशन है उसी के बेस पे हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो 2000 तक जैसे तैसे चल गई। 2000 के बाद 2001 आया, 2001 के बाद फिर सेंसस हुआ। ये अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? ये अमेंडमेंट करा, ये अमेंडमेंट था 42वां अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42वें अमेंडमेंट में ये चीज डिसाइड करी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो डीलिमिटेशन हमने करा है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ये 1971 की पॉपुलेशन के बेस पे करेंगे 2000 तक। 2000 में फिर सेंसस हुआ। ठीक है, इस सेंसस में फिर देखा भाई यहाँ तो फिर वही प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी कि जो हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो स्टेट पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, ये तो अच्छी चीज है ना कि वहां पे स्टेट जो है वो पॉपुलेशन रिड्यूस करने के लिए मेजर्स लगा रहे हैं। अब वो मेजर्स लगा रहे हैं तो उनको पनिशमेंट मिल रही है कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। इस चीज को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने फिर से यही चीज करी जो हमारी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने करा था कि 2002 में फिर से एक एक्ट लेके आई। इस बार एक्ट कौन सा था? एक्ट मतलब अमेंडमेंट लेके आई कॉन्स्टिट्यूशन में, ये था 84वां अमेंडमेंट, 84th अमेंडमेंट, 84वां अमेंडमेंट लेके आई। इसके अंदर डिसाइड करा कि भाई अब 2026 तक, अभी अब 2012 तक था, अब 2026 तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 1971 तक की पॉपुलेशन पे ही बेस रहेंगी। जो 1971 में पॉपुलेशन थी उस टाइम पे उस पॉपुलेशन के बेस पे जो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करा था उसी पे बेस पे 2026 तक रहेगी। 2026 में देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं यहाँ पे पता था कि भाई अब जब ये एक्ट अमेंडमेंट लेके खत्म होगा, मतलब इसका जो इफेक्ट है वो खत्म होगा,
ये डीलिमिटेशन कमीशन आएगा और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये पॉपुलेशन के बेस पे करेंगी, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे। क्यों लड़ाई झगड़े होंगे कि लेट से अगर तमिलनाडु है, तमिलनाडु या केरला या साउथ इंडियन जो भी स्टेट है, उनकी अगर रिप्रेजेंटेशन लेट से कि अगर 10 है, तो वो अब अगर जो सेंसस अब आएगा तो उसके बेस पे ये कम ही होगा क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम हो रही है। यूपी मान लो, बिहार मान लो कि अगर यहाँ पे अगर लेट से कि उस टाइम पे 1971 में इनका रिप्रेजेंटेशन में इनकी सीट 12 थी, तो अब जाके ये कहीं ना कहीं 18 या 20 हो जाएगी और ये 10 से 8 हो जाएगी। तो मतलब इन्होंने जो मेजर्स लिया उसका इनको पनिशमेंट मिल रही है, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को रोका नहीं, तो इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। ठीक है, ये कुछ कहानी है। इस कहानी के बेस पे हमारा जो पूरा आज का एडिटोरियल है वो है। ये कहानी जिसको समझ आ गई वो एडिटोरियल समझने में बिल्कुल उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेन चीज तो यही थी जो हमने अभी तक समझी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या एडिटोरियल हमारा बोलना चाहता है। तो आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर हिंदी और नॉन हिंदी डिवाइड हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटोरियल ने वही एंगल यहाँ पे दिखाया है कि अगर अब 2026 के अंदर, जैसे कि आप सभी को पता है 2026 के अंदर दोबारा से जो डीलिमिटेशन है, ये जो रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्री है ये होगी कि ये जो दोबारा से जो सीमाएं हैं बाउंड्री की, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री है दोबारा खींची जाएंगी। ठीक है, तो 2026 में यहाँ पे बोला है कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वहां पे जो डेमोग्राफिक डिस्पैरिटी है उसका कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे, देखो कि जो नॉन हिंदी स्टेट है वहां पे क्या है, लो टोटल फर्टिलिटी रेट है, मतलब कि जो उनकी जो जन्म दर है वो कहीं ना कहीं कम है, और जो हिंदी स्टेट है वहां पे वो ज्यादा है। यहाँ पे बताया केरला तमिलनाडु में आपको पता है कि वहां पे पॉपुलेशन डाउन जा रही है, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वहां ये ज्यादा जा रही है। तो यहाँ पे बताया है कि जहां पे पॉपुलेशन कम जा रही है वहां पे वो लोकसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन जो है कहीं ना कहीं खो देंगे, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने समझा। और एक चीज और देखो जैसे डीलिमिटेशन था, एक कंस्टिट्यूएंसी से एक एमएलए आता था। ठीक है, वैसे ही एमपी के जब इलेक्शन होते हैं तो सेम कंस्टिट्यूएंसी तो वही रहती है ना, तो वहां से एमपी भी आता है। अब जितना बड़ा स्टेट होगा वहां उतने ज्यादा एमपी आएंगे, जितना छोटा स्टेट होगा उतने एमपी लोकसभा में आएंगे। अब जिसके ज्यादा एमपी रहेंगे वो अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए स्कीम लेके आएगा। ठीक है, जिसके कम एमपी रहेंगे उसकी जो स्कीम्स वगैरह जो भी चीज है वेलफेयर रिलेटेड जो भी चीज है वो कहीं ना कहीं कम वहां पे पास हो पाएंगी, क्यों, इसका तो नंबर ही कम है। यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि जो नॉन हिंदी स्टेट है वहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनका जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में कहीं ना कहीं कम होगा और जो हिंदी स्टेट है उनका ज्यादा होगा। अब यहाँ पे पॉलिटिकल कंसर्न क्या बताया है कि देखो हिंदी जो स्टेट है, हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट है, देखो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का नाम मत लो। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी में पॉलिटिकल एंगल मत दिखाना अपना कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस हिंदी स्पीकिंग स्टेट और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होगा तो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं डोमिनेट करेंगे ओवर किसके ऊपर, नॉन हिंदी स्टेट के ऊपर। कि भाई जो नॉन हिंदी स्टेट के जो इंटरेस्ट होंगे, कोई बिल लेके आएगा नॉन हिंदी स्टेट, उसको साइड कर देंगे और जो हिंदी स्टेट है उसका बिल पास हो जाएगा। कैसे, क्योंकि उसमें मेजोरिटी रहेगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है और ये चीज आपको समझना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी का तो मतलब ही रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ही इसको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, उस पर इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको खतरा है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया, नेक्स्ट बताया फेडरलिज्म और यूनिटी पे कंसर्न, वही जो अभी डिस्कस करा। देखो यहाँ पे क्या बताया है कि एथनो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो इंडिया के स्टेट है वो लार्जली हमने देखा कि लिंग्विस्टिकली और कल्चरली बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। ठीक है, इसमें इंटीग्रिटी कैसे आती है, फेडरल इंटीग्रिटी कैसे आती है, क्योंकि हम बैलेंस रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। अब ये जो डीलिमिटेशन होगा ये कहीं ना कहीं इसी बैलेंस लिमिटेशन को, बैलेंस रिप्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं थ्रेट में डाल देगा। कैसे डालेगा, यही तो हमने यही समझा, ऐसे ही तो डालेगा। ठीक है, ये समझ आया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या एंगल डिस्कस किया गया है, नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है रिवेन्यू से रिलेटेड। देखो हमारा आपको पता है कि जो टैक्स होता है वो सेंटर के पास जाता है, फाइनेंस कमीशन आता है, फाइनेंस कमीशन यहाँ से डिवॉल्व करता है टैक्सेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब कि बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड अमंग द स्टेट। ठीक है, ऐसे डिवाइड करता है। तो यहाँ पे बताया कि जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, ये तो सच्चाई बात है भाई कि जो नॉन हिंदी स्टेट है
वहां पे पॉपुलेशन कम जा रही है और वहां की जो पॉपुलेशन है वो रिच पॉपुलेशन है, ठीक है, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, पैसा वहां पे ज्यादा आता है। यहाँ पे पैसा ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली बात है टैक्स जो होगा यहाँ का ज्यादा होगा। और जो हमारी जो हिंदी स्टेट है, जो हमारे हिंदी स्टेट है, वहां यहाँ इसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया है कि भाई जो शेयर है जीडीपी और टैक्सेस में, ये जो नॉन हिंदी स्टेट है ये कंट्रीब्यूट ज्यादा करती है, लेकिन इनको जो मिलता है वो कम मिलता है। तो यहाँ पे भी डिस्पैरिटी हो रही है। ये तो हमें सभी को पता है, फाइनेंस कमीशन में शायद हमने ये अपने जो पिछले डेली डिस्पैच में भी देख चुके हैं ये सारी चीजें। तो यही यहाँ पे बताया कि जो नॉन हिंदी स्टेट है, जितना वो टैक्स देते हैं सेंटर को, ठीक है, जितना वो टैक्स में अमाउंट देते हैं सेंटर को, उसका करीब उन्हें 30% कुछ मिल पाता है। कितना मिल पाता है? 31% कुछ मिल पाता है। लेकिन जो हिंदी स्टेट है वो जितना देते हैं उससे वो 250 गुना ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, मतलब पैसे कम दे रहे हैं और मिल ज्यादा रहे हैं। तो ये एक तरह से पनिशमेंट नहीं हो गई क्या? देखो आप सोच के देखो, ये पनिशमेंट नहीं है क्या कि इन्होंने क्या करा कि अपनी जो पॉपुलेशन है उसको रिड्यूस करा, उनको पढ़ाया लिखाया, जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, अपनी पॉपुलेशन की जो जीडीपी है उसको इंप्रूव करा, टैक्सेस बढ़े, टैक्स लगे, टैक्स का जो शेयरिंग है वो सेंटर को देना पड़ रहा है, और वहां से फिर जो डिवॉल्व होके आ रहा है, जो मतलब कि फाइनेंस कमीशन जो हमारा रिकमेंडेशन देता है उसके बेस पे आ रहा है, वो जितना वो दे रही है नॉन हिंदी स्टेट उसका 30% आ रहा है। और हिंदी जो स्टेट है पॉपुलेशन वहां पे बढ़ रही है, ठीक है, हिंदी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो वहां की जनता है कम पढ़ी लिखी है, जैसे बिहार वगैरह हो गया, यूपी वगैरह एरिया हो गया, ठीक है, अभी वहां पे भी काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि वहां की जनता कम टैक्स दे रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन उनको शेयरिंग ज्यादा मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पनिशमेंट नहीं होगा कि हमने अच्छा काम करा और हमें पनिशमेंट मिल रहा है। यही जो एंगल है यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है इस एडिटोरियल में। नेक्स्ट यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। यहाँ पे बताया है कि अगर ये डीलिमिटेशन किया गया विदाउट प्रिजर्विंग फेडरल इंटीग्रिटी वही जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो फेडरलिज्म है बेसिकली क्या करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है अमंग द स्टेट, बिटवीन द स्टेट, ठीक है। तो अगर ये फेडरल इंटीग्रिटी है, इसको ध्यान में रखते हुए डीलिमिटेशन नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये रीजनल जो है डिसकंटेंट को प्रमोट करेगा बिटवीन द नॉन हिंदी और हिंदी स्टेट, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये हम ऑलरेडी यहाँ पे तो डिस्कस कर ही चुके हैं, और ये बहुत बेसिक सी बात है। देखो कि जो हिंदी स्टेट है और जो नॉन हिंदी स्टेट है ये बहुत पहले से डिवाइड है, नॉन हिंदी स्टेट। तो नॉन हिंदी स्टेट बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थन स्टेट है और ये साउथर्न स्टेट है, ये ठीक है, ये नॉर्थन स्टेट है और ये साउथर्न स्टेट है। जो साउथर्न स्टेट है उनका जीडीपी अच्छा है, ठीक है, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह सब अच्छा है, ठीक है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम है, मृत्यु जो टोटल जो जन्म दर होती है वो कम है यहाँ पे। इसी का उल्टा कहीं ना कहीं नॉर्थन स्टेट्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलो इतना समझ आता है, इतना हो जाता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे डिसकंटेंट कब आता है? डिसकंटेंट तब आता है जब इनके साथ अन्याय हो। कैसे अन्याय हुआ कि इन्होंने ज्यादा पैसा दिया, एक तो फाइनेंस कमीशन यहाँ पे एक जो है उसके जो क्राइटेरियाज हैं उसके बेस पे हमेशा जो साउथ इंडियन स्टेट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमेशा गुस्सा रहता है, ठीक है। साउथ इंडियन स्टेट कहता है कि हमने पैसा ज्यादा दिया है टैक्स में, लेकिन हमें फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके बेस पे कम मिलता है। हमने अभी देखा 30% कुछ मिलता है, लेकिन इनको ज्यादा मिलता है, इनको 250% कुछ मिलता है, ठीक है। वो अलग चीज है कि जो हमारा इंडिया है, यूनियन क्या करता है, यूनिटी स्टैब्लिश करने के लिए उसका एक और फंक्शन है, उसको इक्वालिटी भी तो लानी पड़ती है उसकी, क्योंकि यूनियन के लिए क्या है, जो सारी जनता है, चाहे वो साउथ इंडिया हो गई या नॉर्थ इंडिया हो गई, वो सब उसके बच्चे जैसे है ना। तो अब बच्चों में तो वो डिफरेंस नहीं कर सकता। तो वही यहाँ पे बात है कि यूनियन क्यों ये सारी चीजें करता है इन सब चीजों के लिए। जब कभी फाइनेंस कमीशन की न्यूज आएगी तो इसको भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब यही जो एंगल है यहाँ पे डीलिमिटेशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी की वजह से, क्योंकि इसकी टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, अगर डीलिमिटेशन होता है, अगर रीबाउंडरिंग होती है 2026 के अंदर, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है नॉन हिंदी स्टेट का, ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो हिंदी स्टेट है, नॉर्थन जो स्टेट है, इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। ये हमने समझ चुके हैं पहले ही। तो ये कहीं ना कहीं जो मेन इशू है ये उभर के आता है। अब चैलेंजेस क्या बताए हैं? चैलेंजेस वही सारी बताए हैं जो अभी हमने डिस्कस करे कि स्क्यू पॉलिसी होंगी, कि जो हिंदी स्टेट है अपने फेवर में पॉलिसी बनाएगी क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन वगैरह ज्यादा है, और यही जो अभी डिस्कस करा कि भाई उनको पनिश कर रहे हैं और अदर को बेनिफिट मिल रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, यही सारी चीजें यहाँ पे एडिटोरियल में डिस्कस की गई है।
अब बात आती है कि भाई सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे राइटिंग में अगर तुम प्रॉब्लम वगैरह दिखा दोगे, सारे सिनेरियो को डिस्कस कर लोगे, सॉल्यूशन भी तो देना पड़ेगा। और यही सारी चीज आपके आर्ग्यूमेंट में भी काम आएगी। अगर आर्ग्यूमेंट आता है हिंदी और नॉन हिंदी के बीच में, तो यही सारी चीजें आपको वहां पे भी काम आएगी। इसीलिए बोलता हूं कि जब भी सुनो तो बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि एक चीज आपके मल्टीपल चीजों में काम आएगी। अब यहाँ पे बताया है इस एडिटोरियल में कि भाई क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन एक हो सकता है कि जैसे अभी तक फिक्स करते आए हैं 1971 का, हमने देखा था 42nd अमेंडमेंट, 84th अमेंडमेंट, इन दोनों ने फ्रीज कर दिया था 26 तक, इसने 2000 तक कर दिया था। तो वैसे ही एक अमेंडमेंट और लेके आओ और इसको फर्दर फ्रीज कर दो। ठीक है, पहला तो सॉल्यूशन ये है। लेकिन यहाँ पे तुम खुद क्वेश्चन उठा सकते हो कि भाई कब तक ऐसा करेंगे हम, कब तक ये सारी चीजें करेंगे। सेकेंड चीज यहाँ पे बताई है कि ये जो इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट है, इसको परमानेंटली फ्रीज कर दो। मतलब कि जैसे लेट्स से कि एक स्टेट के अंदर जितनी सीट है उसको उतनी रहने दो, ऐसा कुछ कर लो, ये सॉल्यूशन आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि चलो जैसे तुम्हें ये वाला 6 जो सी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को पर्सनली लगा कि ये इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि डीलिमिटेशन तो कभी ना कभी हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो स्टेट हैं, स्टेट को आपको पता है कि फेडरलिज्म में पावर डिवाइड होती है, कि स्टेट लिस्ट में कुछ पावर्स हैं तो यूनियन लिस्ट से कुछ जो टॉपिक्स हैं उसको स्टेट लिस्ट में डाल दो। ठीक है, स्टेट को पावर दे दो। तो जब डीलिमिटेशन हो जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि स्टेट के पास अपनी पावर होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो वहां पे अपनी जनता के लिए जो फेवरेबल लॉज हैं वो सारी चीज ला सकती हैं जो उनको फेवर करे, जिसमें यूनियन की मदद ना लेनी पड़े। इसलिए बोला कि यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट में डाल दो तो स्टेट पे पावर आएगी वो चीज बनाने की। ये एक प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद प्रिजर्व कर दो करंट सीट का प्रोपोर्शन अक्रॉस द स्टेट, ऑफसेट कर दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्पैरिटी। मतलब बेसिकली यही बोला है कि लेट्स से अभी जैसे यूपी और हमारा कर्नाटका है, अगर इनके बीच में ऐसा डिवाइड है कि 12 रेशियो में 7 सीट है तो इस रेशियो को तो ऐसे ही रहने दो, सीट वगैरह इनकी बढ़ा दो। ये कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। तो बेसिकली ये जो सी वाला जो सॉल्यूशन है, ये इंप्लीमेंटेशन है, ये वायबल सॉल्यूशन है, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन में कोई परमानेंट वो वाला नहीं है कि कब तक करेंगे, अगर फ्रीज भी कर दी तो कब तक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताइए कि अब हमें बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है, अगर हमें अपना जो डाइवर्सिटी है, हमारी जो स्ट्रेंथ है इंडिया की, उसको टाई करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है डाइवर्सिटी को। ठीक है, तो यही सारी चीज है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली मोटिव क्या था इस चीज को समझाने का, कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है ये करता क्या है और अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आने वाली है, इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, बस यही चीज है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लिखना चालू करो बच्चों। अब डिस्कशन कमेंट में करके ये मत डिस्कस करो कि भाई कौन मेरे साथ लिखेगा कौन नहीं लिखेगा, इसका भी मेरे पे एक सॉल्यूशन है, आप मेरे को बताना। देखो कि एक मेरे पे आइडिया है कि मैं 1 घंटा आपको दे सकता हूँ। ठीक है, 1 घंटा मैं क्या करूंगा कि आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा, ऑनलाइन आ जाऊंगा। ऑनलाइन आने के बाद आपको मैं टास्क दूंगा वहां पे लिखने के लिए, आप अपना 1 घंटे में लिखिए, आपको बस प्रैक्टिस करनी है लिखने की, 1 घंटे में लिखिए, उसके बाद आप वहां पे जो मीटिंग है उसको लीव कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करना हो तो मेरे को बताना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी बनाने में मदद मिलेगी कि आपके साथ एक कोई आपका गाइडर रहेगा जो आपको बोलेगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक लिखो, आपको जस्ट लिखना है। चेक मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपको बस लिखने के लिए मैं प्रमोट करना चाहता हूँ कि भाई आप लिखोगे इंप्रूवमेंट अच्छे से होगी अपने आप ही। ठीक है, 2016 में ये सेंट्रल स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आया था, आपको आज इसके ऊपर ये करना है, लिखना है, इसके ऊपर राइटिंग करनी है। चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, हमारा है आर्टिकल 142। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये इंपॉर्टेंट है, रियली ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे, चलो नहीं बताऊंगा किससे, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू भी है। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। न्यूज में बेसिकली क्या है, न्यूज में है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसने जो बुलडोजर जस्टिस चल रहा है यूपी के अंदर, उसको बहुत ही ब्रूटली क्रिटिसाइज करा है कि भाई ये जो चल रहा है ये सही नहीं चल रहा है, ये माइटी इज राइट वाला जो सीन है वो नहीं चलेगा। माइटी इज राइट मतलब कि जिसकी पावर है वही सही है, ये नहीं चलेगा, ये बोला है। और यहाँ पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, गवाई जी हो गए और विश्वनाथन जी हो गए, इन्होंने बाइंडिंग डायरेक्टिव्स भी इशू करे हैं बाय यूजिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो 142 है ये होता क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं
142 क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रखी है कि भाई कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस मतलब पूर्ण न्याय करने के लिए वो कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिक्री, आदेश वगैरह पास कर सकता है। ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है किसके लिए? जस्टिस इंश्योर करने के लिए, कि जो जस्टिस नहीं मिल रहा है लोगों को वो देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। किसको पावर? सुप्रीम कोर्ट को। इतना समझ आया? ठीक है, अब इसका स्कोप थोड़ा देख लेते हैं कि भाई इसका स्कोप क्या है। देखो बाइंडिंग ऑर्डर आते हैं, हमने पहले ही अपने न्यूज उसमें देख लिया कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने बाइंडिंग ऑर्डर दिए हैं, लेकिन किस किस को दे सकता है? कोर्ट को दे सकता है और अथॉरिटीज जो है उनको दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है कि ये जो एनफोर्स होंगे, कहाँ कहाँ एनफोर्स होंगे, कि क्या एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर होंगे, क्या सिर्फ यूनियन टेरिटरीज में होंगे? नहीं, ये जो ऑर्डर हैं ये पूरे स्टेट्स में, जितने भी स्टेट्स हैं सब वहाँ मतलब ये फॉलो किए जाएंगे, और जितनी भी टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं इंडिया की, सब जगह ये फॉलो होंगे। यहाँ पे बताया कि अगर एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं, पहले से जो लॉ हैं, कब इनको यूज करें, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कब इसको यूज करें। ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह यूज कर ले, ये तब यूज करेंगे जब जो उनकी एग्जिस्टिंग पावर है, एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं, जो लॉज पहले से ही हमारे सिस्टम के अंदर है, वो कहीं ना कहीं जस्टिस डिलीवर ना कर पाए, तब हम क्या करेंगे? आर्टिकल 42, हम मतलब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 42 का यूज करेगा। उसके बाद लीगल रेमेडीज ना मिल रही हो तब भी सुप्रीम कोर्ट इसको यूज कर सके। ये कुछ स्कोप बताया गया है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे बताया चेक एंड बैलेंस के लिए कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पावर को एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ही यूज करेगा, सिर्फ जहां पे जस्टिस ना डिलीवर किया जा रहा हो सिर्फ वहीं पे यूज करना है सुप्रीम कोर्ट को, ये बोला गया है। एग्जाम्पल है इसका कोई कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज करा हो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को, आर्टिकल 142 को। देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी, वहां पे भी यूज करा था, यहाँ पे अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस हुआ था, वहां पे भी यूज करा था, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे ताजमहल पे वो जो पीला पीला चम गया था उसके लिए भी यूज करा था, मुझे याद है। पुलिस रिफॉर्म के लिए भी यूज कर सकती है, ह्यूमन राइट वियोलेशन के लिए भी यूज कर सकती है। अब आपके लिए आर्टिकल 42 तो समझ आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब आपके लिए क्या है? आपके लिए है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको आंसर करना है, और ये मस्ट है, ये वाला मस्ट है एकदम। और बाकी आंसर करो ना करो, इसको जरूर आंसर करो। क्यों? इसको आंसर करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो मैंने समझाया वो इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली है। जैसे कि आपका यूपीएससी सीएपीएफ कभी कभी पूछ लेता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, उसको अगर उसको आपको समझ आ गया, वो आपको जो आर्टिकल है वो समझ आ गया तो आंसर कर पाओगे इसका, वरना नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं हम अंतरिक्ष अभ्यास 2024। देखो एक्सरसाइज का नेम तो हमने देख लिया, अंतरिक्ष अभ्यास 2024। ऑब्जेक्टिव क्या है? और ऑब्जेक्टिव है कि भाई स्ट्रेटेजिक जो हमारी रेडीनेस है उसको मजबूत करना। कौन से डोमेन में? बस ये इंपॉर्टेंट है, स्पेस के डोमेन में। ठीक है, ड्यूरेशन 3 देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब स्पेस से रिलेटेड। देखो स्पेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी सारी चीजें हम अंतरिक्ष अभियान के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, जैसे इमर्जिंग स्पेस से टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है, अवेयरनेस हो गई, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम हो गए, सब इसके की कंपोनेंट है। किसके? अंतरिक्ष अंतरिक्ष अभ्यास के 2024। ठीक है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024, थोड़ा सा नाम याद रखना, लेकिन अंतरिक्ष यहाँ पे दे रखा है तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए कि भाई अंतरिक्ष दे रखा है यहाँ पे, तो स्पेस से रिलेटेड है और सारी चीजें यहाँ पे स्पेस से रिलेटेड ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? मॉनिटरिंग प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल एसेट्स इन स्पेस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो अभ्यास होते हैं ना ऐसे टाइप के, इनका मोटिव क्या होता है? आपको पता होता है इस स्पेस का क्या हो रहा है? मिलिटराइजेशन हो रहा है। अब आप सोचेंगे स्पेस का कैसे हो सकता है? वो तो कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन गुड्स है ना, कॉमन गुड्स में आता है। कॉमन गुड्स में और कौन कौन से आते हैं बताओ मेरे को कमेंट करके। ओशियन कॉमन गुड्स में आता है क्या? एयर कॉमन गुड्स में आती है। ठीक है, देखो ये जो क्या है स्पेस है, कॉमन गुड्स में आता है। ठीक है, कॉमन गुड्स का मिलिटराइजेशन नहीं कर सकते, चांद पे जाके आप मिलिटराइजेशन नहीं कर सकते ना, तो हो कैसे रहा है? इनडायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, कैसे इनडायरेक्टली हो रहा है? एसेट याद है, हमारी मिसाइल। अब हमारी गवर्नमेंट बोलती है हमने इसे कचरा साफ करने के लिए करा है कि भाई जो स्पेस में कचरा आ रहा है उसको डायरेक्ट टारगेट करेंगे, वो जो हमारी जो अनयूज सैटेलाइट्स हैं वो चूरा चूरा हो जाएगी। अब देखो ये चल रहा है 2024, हम लोग पागल तो है नहीं, इवन पागल तो वो भी नहीं है। 2024 चल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम चीजें जो हैं सैटेलाइट्स पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम चीजें जो हैं उस एक जो डब्बा घूम रहा है आकाश में, सैटेलाइट जिसे हम बोलते हैं, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, मैक्सिमम चीजें। लेट से सर्वर डाउन हो गया, आपका बैंकिंग सिस्टम ठप, आपका मिलिटराइजेशन ठप, आपका इंटरनेट ठप। ठीक है, सिर्फ किससे? सर्वर डाउन होने से। ठीक है,
अगर लेट से कि ये जो सैटेलाइट है ये आपको पता है कि गिने चुने देशों के पास है, यही सैटेलाइट हमने इस पे फोड़ दी तो ये क्या होगा, इस जो कंट्री है उसका ये सारा एकदम ठप हो जाएगा। लेट से कि हमने पाकिस्तान की सैटेलाइट्स पे ए सेट को दाग दिया, ठीक है, तो क्या होगा, पाकिस्तान का जो सिस्टम है जो इंटरनेट पे डिपेंड करता है वो खत्म। समझे? तो ये कुछ यूज होता है ऐसा, इनडायरेक्ट थोड़ा यूज समझना चाहिए हमें। आपको बस ये याद रखना है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया तो कर लेना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आंसर करने की कोशिश करना, इजी है बहुत। कारिस वोमेरा बेसिकली क्या है, ये भी जॉइंट ड्रिल है। देखो कई कबार क्या होता है आपके सीएपीएफ में इंडिया से रिलेटेड जो होती है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वो तो पूछते ही पूछते हैं। इंडिया से रिलेटेड नहीं होती उसको भी पूछ लेते हैं। तो छोटा सा आया था न्यूज़पेपर में, तो थोड़ा सा आप देख लोगे तो कुछ जाएगा नहीं। कैरिस वोमेरा क्या चीज है, एक जॉइंट ड्रिल एक्सरसाइज है, किसकी, इंडोनेशिया की और ऑस्ट्रेलिया की। किसकी, इंडोनेशिया की और ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया किसके साथ हमारा पार्टनर है बताओ, ब्रिक्स में है पार्टनर ऑस्ट्रेलिया, एससीओ में है ऑस्ट्रेलिया पार्टनर, क्वाड में है ऑस्ट्रेलिया पार्टनर, कौन से में है बताओ, ए बी सी, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। डिफेंस पैक्ट है बिटवीन, इनके बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कॉपरेशन सिक्योरिटी को, जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसके अगेंस्ट में कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। कहाँ पे हुआ था, जावा के अंदर हुआ था। स्कोप क्या है, लैंड एयर सी, स्पेस नहीं है यहाँ पे, साइबर ऑपरेशन है, ठीक है, स्पेस नहीं है यहाँ पे, इतना याद रखना, ठीक है। कैरिस वोमेरा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयर लैंड सी और साइबर ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, जावा में हुई थी। बस इतना। अब आपको ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको आंसर करना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, नगेट्स हैं, छोटी छोटी न्यूज है। देखो न्यूज में ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, और ये जो बाकू वाला है ये हम एक ही एडिटोरियल में सारी चीज डिस्कस करेंगे। ये मैं बस यहाँ पे अपने रिमाइंडर के लिए कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे भी आया था, वहां पे भी आया था। तो जब मैं फाइनल इसको करूंगा तो सारी जगह से न्यूज को कैप्चर करके और एक अच्छा सा आपको एक डिस्कशन दूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लास्ट 2024 का देख लेना, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे सिर्फ एक टॉपिक से, सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक से। अब ये जो है हमारा, हाँ, बुकर प्राइज मिला है किसको, हमारी समंथा को। किसके लिए, उनकी ऑर्बिटल बुक के लिए। बस यही चीज है, ये थोड़ा सा कभी कभार पूछ लेता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ऑर्बिटल प्राइज, ऑर्बिटल बुक के लिए, ये रही हमारी ऑर्बिटल बुक, किसको मिला है, समंथा को मिला है। क्या मिला है, बुकर प्राइज। ये बुकर प्राइज 2024 का समंथा को मिला है। बस इतना ही है आज के डिस्कशन में। और यस प्लीज एक काम आप कीजिए कि ये जो हमारा डेली डिस्पैच का जो पीडीएफ है, ये जो वीडियो है, इसको अपने एक फ्रेंड के साथ डेली डिस्कस कीजिए, एक फ्रेंड के साथ डेली शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर आज के डिस्कशन के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।